नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। आज की डेट में अगर मैं अपने घर में सोलर पैनल लगाना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्रोच करना है, क्या करना होता है? देखिए, अगर आप घरेलू सोलर लगाना चाहते हैं तो आज की डेट में उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए आपको पीएम सूर्य घर एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, pmsuryaghar.gov.in, उस पे जाके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? उस रजिस्ट्रेशन में कोई रिक्वायरमेंट होती है? कैसा घर होना चाहिए मेरा? लोग फ्लैट में भी रहते हैं, इंडिविजुअल हाउसेस भी होते हैं। किस तरह की छत होनी चाहिए? कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए? जी बिल्कुल। सिर्फ उस योजना के लिए नहीं, जब भी आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी यही है कि आपके पास शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। जहां सीधी सनलाइट पीएम आती हो सूर्य बेसिकली। जी, सीधी सनलाइट आती हो। पीएम सूर्य घर योजना के लिए कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं है इनकम की, या आपके कोई और डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएं। सिर्फ आप एक उपभोक्ता होने चाहिए। अगर आप अपने जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां के डिस्कॉम के आप उपभोक्ता हैं, आपके घर में कनेक्शन ले रखा है, आपके पास एक के नंबर है, सिर्फ उतनी ही रिक्वायरमेंट जरूरी है और आप इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा? एक बार मैंने अगर ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया, फिर क्या करना होगा? ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन डिस्कॉम के पास जाती है। आपका जो लोकल डिस्कॉम है, उनके पोर्टल पे वो एप्लीकेशन दिखाती है और वहाँ पे वो लोग फिजिबिलिटी अप्रूवल देते हैं कि हम्म। आपके जो एरिया है, जो आपका ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे सोलर लगाना फिजिबल है या नहीं है। तो ओके। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपका जो रेगुलेटरी कमीशन है उसने क्या रेगुलेशंस बना रखे हैं। कई स्टेट में 80 अप टू 80% ट्रांसफार्मर कैपेसिटी तक सोलर लग सकता है, कहीं पे 8% है, कहीं कहीं पे 50% भी है। वो डिस्कॉम चेक करता है कि आपके एरिया में कितनी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की बची हुई है, उस हिसाब से वो अप्रूवल देते हैं। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँ कि आज की जो स्थिति है वहां पे करीब 19 डिस्कॉम्स ऐसे हैं, जब से पीएम सूर्य घर योजना आई है 19 डिस्कॉम ऐसे हैं जिन्होंने फिजिबिलिटी 10 किलोवाट तक फिजिबिलिटी वेव ऑफ कर दी है। आप जैसे ही पीएम सूर्य घर योजना में अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके पास फिजिबिलिटी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जी। आता है आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। जब फिजिबिलिटी आ गई है आपके पास, तो अब आप फिजिबल है सोलर लगाने के लिए, अब आपको सिलेक्ट करना है एक वेंडर जिससे आप सोलर लगवाएंगे। उन सारे वेंडर्स की लिस्ट आपको पीएम सूर्य घर उसी पोर्टल पे मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरी राय ये रहती है कि पहले आप वेंडर का डिटेल निकालें, अपना जो लोकल का वेंडर हो उसे सिलेक्ट करें, उससे बात करें, समझें, उसके कुछ इंस्टॉलेशंस भी देखें और उस बेसिस पे आप अपने वेंडर का चुनाव कर सकते हैं। अब जो मेरा सवाल था कि घर कैसा हो, जैसे कुछ इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं तो उनके पास छत होती है, वो आराम से उस छत पे लगवा सकते हैं, दिशा का हम देख लेंगे सूरज की रोशनी कितनी आती है। लेकिन जैसे आजकल बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें उनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है इस तरह के स्पेस की, बालकनी में इतनी धूप नहीं आती है जहां आप सोलर पैनल्स लगा सकें, बड़े होते हैं सोलर पैनल्स, ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसे केस में अपना अ, अपने कंजम्पशन के हिसाब से आप एक अपना सिस्टम साइज आप डिजाइन करते हैं कि ठीक है, मेरे मुझे 2 किलोवाट या 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। और आप जो भी आपका सोसाइटी या फ्लैट्स रहेंगे वहां पे एक सोसाइटी भी रहेगी, या आपस में आप लोग सलाह मशवरा करके जो छत की जो स्पेस है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इतनी इतना एरिया मुझे चाहिए है सोलर के लिए। आप उसको किसी भी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, आप अपने कंजम्पशन के हिसाब से, या पर फ्लैट इतना एरिया आपका है, आप चाहे उसमें कितना भी सोलर लगाएं। ऐसे कई जगह पे कई सोसाइटीज में इस तरह की चीज हो रही है। व्यवस्था है, जी जी। इसी में एक और चीज इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं या फ्लैट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो कॉमन जो लोड रहता है, कॉमन जो कंजम्पशन रहता है किसी भी सोसाइटी का एरिया का जहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, उनका अलग से कनेक्शन होता है, उसके लिए भी 18,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी दे रहा है। कितना बिजली का बिल कम हो जाता है एक सोलर लगा लें अगर हम अपने घर के लिए?
तो कितना बिजली का बिल कम होगा? देखिए, एक थंब रूल होता है कि अगर आप 1 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं तो आपका 1,000 रुपए का बिजली का बिल कम हो जाएगा। मान लीजिए किसी का 1,000 रुपए बिल आ रहा है या 2,000 आ रहा है, तो वो 2 किलोवाट का सिस्टम लगाएगा। अगर वो उससे ज्यादा कंज्यूम कर लेता है तो जितना एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है उसका उसको बिजली का बिल देना पड़ेगा। इसीलिए हम कभी ये नहीं बोलते कि सोलर लगाने से आपका बिल जीरो हो जाएगा। आपका 1 किलोवाट में 1,000 रुपए का कम होगा अगर आप जितना कंज्यूम कर रहे थे। 1 किलोवाट 4 यूनिट जनरेट करता है एवरेज। सालाना अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 4 यूनिट 1 किलोवाट जनरेट करता है। तो 120 यूनिट आपकी हो गई है। मतलब मोस्टली अगर हम देखें 120 यूनिट आपकी एवरेज ये बनेगा। सर्दियों में वो 5.5 यूनिट भी जाएगा, 6 यूनिट भी जाएगा, और जब आपका बरसात और सर्दी होंगी उस समय वो 2 यूनिट तक जनरेट करेगा। तो अगर हम 4 का एवरेज निकालें, 120 यूनिट हुई, और मोस्टली स्टेट्स में 8 रुपए पर यूनिट का रेजिडेंशियल का चार्ज रहता है। तो 12×96 मतलब 960 रुपए। यहां से ये आता है, 1,000 रुपए का जो गणित है वो यहाँ से आता है। जी जी जी। अगर मैं एक 3 BHK को एक पैमाना मानूं और मैं समझना चाहूंगी किसी भी 3 BHK में, जहां मान के चलिए फैमिली के 5 लोग रहते हैं, 3 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, जो एक बेसिक सेटअप है आजकल लोगों के रहने का, इसमें कितना बिजली का कंजम्पशन आप देखते हैं? टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एक एवरेज जैसे आपने हमें हमारी मदद की इस कैलकुलेशन में, ऐसे ही क्या आप इसमें भी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। जब हम 3 BHK की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है तीनों कमरों में एसी लगा हो, या मिनिमम दो में लगा ही होगा। और हम्म। दो में लगा ही होगा, मैंने इसलिए बोला कि भले ही तीन में भी लगा हो तो दो में वो ठीक ठाक चल रहा होगा। जी कई जी बार जी। क्या होता है, एक रूम हमारा बंद रह जाता है। तो अगर तीन 3 BHK में किसी का घर बोलूं तो उसमें बेस्ट जो आइडियल रिक्वायरमेंट रहती है, या मैक्सिमम जिनका भी 3 BHK होगा वो जानते होंगे कि उनका बिल 4 से 5 हजार के बीच में आता होगा। कभी सर्दियां हैं या गीजर का कई लोग यूज नहीं करते हैं, तो उनका 3 चला जाता है, 3 से 5 के बीच में रहेगा। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप 5 किलोवाट अगर सोलर लगाते हैं, अपनी थोड़ा सा फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी देख के 5 किलोवाट का लगाते हैं, तो वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और बल्कि आप एक ईवी स्कूटी या ईवी कार भी लाते हैं तो भी वो सोलर आपकी हेल्प करेगा उन सबको बिल को सेट ऑफ करने में। 5 किलोवाट एनफ है 3 BHK के लिए, अगर वहां पे जी। बिजली का इस्तेमाल सही ढंग से होता है। मैक्सिमम यूसेज भी हो तो भी 5 किलोवाट सही लगता है आपको? लोगों बिल्कुल। को क्या सलाह देंगे जब सोलर लगवाते हैं तो बिजली के इस्तेमाल में क्या उनको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना चाहिए? कैसे इस्तेमाल करें बिजली की, ज्यादा एफिशिएंट हो और बिजली का बिल और कम हो सके? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये चीज देखने पे आती है कि अब तो हमारे घर पे सोलर लग गया, अब हम बिजली को वेस्ट कर सकते हैं, या ठीक है अभी तो फ्री की बिजली है। फ्री नहीं है। जो भी चीजें आपके घर में लगी, आजकल तो हम नेट जीरो की बात करते हैं और कई सारी बातें कर रहे हैं कि भाई हमें अपना कार्बन एमिशन कम करना है। तो न सिर्फ अपने बिजली के बिल पे ध्यान दें, आप ये देखिए कि आप एनवायरनमेंट में क्या हेल्प कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो आपको बिजली का बिल बचाना है, वो आपकी तो मदद कर ही रहा है बिल बचाने में। आप एफिशिएंसी पे हमेशा ध्यान दीजिए, आप अपना कंजम्पशन कम करिए। और दूसरा, सबसे पहले तो अपना कंजम्पशन कम करिए, और दूसरा ध्यान दीजिए कि आपका सोलर जो है वो मैक्सिमम जनरेट करे। उसके लिए जरूरी है उसका टाइमली O&M हो। आपके पास ऐप भी रहती है ऑनलाइन, आप उसको देख लीजिए। हम दिन भर इंस्टा व्हाट्सएप तो देखते ही हैं, एक टाइम निकालिए शाम को बस 5 मिनट के लिए उस ऐप को देखना है कि आज मेरा क्या जनरेशन हुआ, या कुछ फॉल्ट है तो आप अपने इंस्टॉलर को बुलाइए सर्विस के लिए की है। तो हमें और क्लीन रखिए, मॉड्यूल्स को क्लीन भी रखिए। तो क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए जिससे बेस्ट जनरेशन हो। दूसरा, आप एफिशिएंसी बिजली बचाइए जितना हो सके। ठीक है, अब 5 किलोवाट बिजली को लेकर के चलते हैं। अगर हम 5 किलोवाट बिजली की हमारी रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए कितने सोलर पैनल्स लगेंगे, और एक आप हमें अंदाजा दे सके कि खर्चा कितना आएगा? देखिए, 5 किलोवाट आज आज जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं, ALMM के जो नया एक ऑर्डर आया है उसके हिसाब से अब हम नेट मीटरिंग में
पॉली मॉड्यूल्स को यूज नहीं कर सकते, वो बहुत ही लो एफिशिएंसी के 335 वॉट के मॉड्यूल्स हुआ करते थे जो आउटडेटेड हो गए। तो आज जो मॉड्यूल्स लग रहे हैं वो 535 से 550 वॉट के आ रहे हैं मैक्सिमम जो मॉड्यूल्स चल रहे हैं इंडिया में। तो 550 वॉट के आपको 9 पैनल लगाने पड़ेंगे। अच्छा। 5 किलोवाट के लिए ठीक कई है। लोग उसमें 10 मॉड्यूल भी लगा देते हैं, तो वो उनका 5.5 किलोवाट का सिस्टम हो जाता है। हम्म। और इन्वर्टर में हमेशा ये हर इन्वर्टर में ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप डीसी साइड में ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 25% एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स उस पर डाल सकते हैं, और वो हम सजेस्ट भी करते हैं, वो डालना भी चाहिए। कई स्टेट्स में रेगुलेटरी कमीशन ने भी ये कह रखा है कि हम एसी साइड को देखेंगे, डीसी में अगर आप मॉड्यूल्स बढ़ाते भी हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 वाला है उसमें 5.5 या 6 किलोवाट के मॉड्यूल्स भी डाल दिए तो उससे जनरेशन अच्छा आएगा, वो इन्वर्टर अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 9 या 10 तो हो गए मॉड्यूल, मैं 9 मॉड्यूल को लेके चलता हूँ प्राइसिंग में। और अगर हम सब्सिडी स्कीम में जाते हैं, हम पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू लगवा रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 3 लाख के आसपास। जिसमें सब्सिडी कितनी तीन है? लाख सब्सिडी मिलेगी आपको 78,000। अच्छा। ठीक है, तो दो ती, लाख बाईस हजार आपको जो पड़ेगा वो 2,22,000 पड़ेगा। अगर आप ओके। नॉन सब्सिडी में जाते हैं तो वहां पे मॉड्यूल्स जो है नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स आप लगा सकते हैं, जो कि थोड़े सस्ते होते हैं। डीसीआर मॉड्यूल्स महंगे होते हैं, नॉन डीसीआर थोड़े से सस्ते होते हैं। तो वहां पे भी 3 में से आप 40,000 घटा दीजिए तो आपको 2,60,000 के आसपास का पड़ेगा अगर आप नॉन सब्सिडी में जाते हैं। और हम्म। सब्सिडी में अगर आप जाते हैं तो आपको 2,22 का नेट पड़ रहा है, इफेक्टिव जो पड़ रहा है। और ठीक है। अगर आप घरेलू पे लगा रहे हैं तो हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक जो पीएम सूर्य घर योजना है उसके थ्रू ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे उसमें चेक्स रहते हैं। जैसे आप वेंडर, एक रजिस्टर्ड वेंडर को ही चुनेंगे जिसकी बैंक गारंटी जमा है आपके डिस्कॉम के पास में, आप उसको पकड़ सकते हैं। आप उसका जो है रिव्यू भी देख सकते हैं, रेटिंग भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें एमएनआरई के पोर्टल पे हैं। आपका जो मॉड्यूल्स होगा हर मॉड्यूल का सीरियल नंबर एमएनआरई को जाता है। तो वो हर जगह पे चेक्स हैं, कहीं पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप पीएम जी। सूर्य घर योजना में ही लगाएं अगर घरेलू सिस्टम लगा रहे हैं तो। सब्सिडी की आप जो बात कर रहे हैं, ये सब्सिडी कितने दिन में आ जाती है, या इस सब्सिडी को लेकर के भी कुछ ध्यान रखना होता है हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये सब्सिडी का जो टाइमलाइन है, जब आपका प्रोजेक्ट कमीशन हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। बस ध्यान ये रखना है, जो आप अकाउंट डिटेल दे रहे हैं, जो आप कैंसिल चेक अपलोड करेंगे या अकाउंट का डिटेल पीएम सूर्य घर पोर्टल पे अपलोड करेंगे, वो जिसके नाम पे बिजली का बिल है उन्हीं का होना चाहिए। वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज ठीक है तो 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी। जी। अब ये जो 9 मॉड्यूल या 10 मॉड्यूल की बात कर रहे हैं और हम 9 मॉड्यूल लेकर के भी चल रहे हैं, इनको लगाने के लिए जगह कितनी चाहिए? देखिए, 60 स्क्वायर फीट चाहिए होता है 1 किलोवाट के लिए। ओके। ये हाँ, पॉली के साथ में ये थंब रूल 100 स्क्वायर फीट चला करता था। अभी अपने पास हाई एफिशिएंसी के मॉड्यूल्स आ गए हैं 550 वॉट के, तो 60 स्क्वायर फीट चाहिए। तो मतलब अगर आपने 5 किलोवाट लगाना तो 300 स्क्वायर फीट जगह है आपके पास, उसमें हम्म। 5 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा। मतलब 9 या 10 मॉड्यूल 300 स्क्वायर मीटर में लग सकते 300। हैं, जी ये? बिल्कुल। ठीक है। अब बात आती है कि सोलर पैनल एक बार लगाने का तो आपने खर्चा बता दिया, 2,22,000 या 2,60,000 या 3 लाख, जो भी हम चूज करते हैं 5 किलोवाट के लिए। लेकिन इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी होती है, और मेंटेनेंस का क्या खर्चा रहता है? देखिए, वैसे तो चूंकि नॉन मूविंग पार्ट है मॉड्यूल में, एक बार लग गया तो लग गया। मेंटेनेंस फ्री रहता है, क्लीनिंग को अगर हम छोड़ दें, बस आपको क्लीनिंग करनी होती है, उसके अलावा ये मेंटेनेंस फ्री है। फिर भी अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सोलर लगवाते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट साइन होता है एम पैनल वेंडर के साथ में, 5 साल का मेंटेनेंस वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जिसमें क्लीनिंग वहां पे नहीं होती है, लेकिन वो क्वार्टरली विजिट करेगा। वो खुद ध्यान रखेगा क्या जनरेशन हुई है, हर चीज पे ध्यान रखेगा। आप उसको कॉल करें नहीं करें, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर क्वार्टर में एक विजिट आपके यहाँ पे करे।
नट बोल्ट चेक करे, सब चीजें ठीक चल रही है, सब चीजें चेक कर ले। तो 5 साल तक तो आपको ये फ्री सर्विस मिल गई है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेंटेनेंस फ्री है, 5 साल के बाद इतने ज्यादा सोलर लग जाएंगे, इतना कुछ बदल जाएगा कि आपको एक टैप पे सर्विस मिला करेगी। कई सारी कंपनीज आ जाएंगी जो इसको सेकेंडरी मार्केट की तरह देख रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे। मोबाइल पे ऐप होगा, आप एक टैप करेंगे और आपके यहाँ बंदा आके 200-300 रुपए में चेक करके सिस्टम जाएगा। क्लीनिंग की जहां तक बात है, क्लीनिंग हमें खुद करनी होती है, कैसे की जाती है क्लीनिंग? क्लीनिंग खुद ही करनी होती है। और उसके लिए ये प्रोविजन हमेशा जब हम सोलर लगवाते हैं तो वेंडर्स तो ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन जो भी अपने यहाँ सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं उनको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये 25 साल के लिए लग रहा है और इसमें क्लीनिंग होनी है हर महीने। या कई लोग महीने में 2 बार भी करते हैं, एक महीने में एक बार तो क्लीनिंग होनी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के सिस्टम को लगवाएं कि हम लगवा रहे हैं तो पड़ोसी की छत पे पानी नहीं जाए, या फिर मेरे लिए जगह है कि नहीं है क्लीन करने के लिए। तो वेंडर्स वैसे इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी चीज है, हमें उसका क्लीनिंग का ध्यान रखना ही रखते हैं। आजकल मार्केट में क्लीनिंग सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे वेंडर्स आ गए हैं जो क्लीनिंग देते हैं, 200-300 रुपए में आके आपका सिस्टम क्लीन करके जाएंगे। कई लोगों को हम्म। लगता है कि भाई 3 किलोवाट 5 किलोवाट में वाइबिलिटी नहीं बैठती है कि मैं उसको महीने का 300-500 दूं। धुल सकते हैं, आपको बस सिर्फ पाइप से, पानी से और वाइपर से क्लीन करना होता है, और कुछ भी नहीं। तो ये हम खुद ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जब वेंडर मेरे घर पे आ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, उस समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना है कि वेंडर क्या क्या करे, कैसे इंस्टॉल करे, क्या व्यवस्था रखे कि सोलर पैनल मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सके? बिल्कुल, देखिए हर जगह जहाँ पे सोलर इंस्टॉल हो रहा है, अगर आप उसका देखें तो एक एक आइडियल टिल्ट एंगल होता है। उस टिल्ट एंगल की हर जगह का इरेडियंस अलग है। मैं अगर राजस्थान या जयपुर की बात करूं तो वहाँ पे बहुत अच्छा इरेडियंस है। और जैसे मैंने कहा, सोलर की जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो आइडियल इरेडियंस 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा इरेडियंस है, लेकिन चूंकि हम मॉड्यूल्स को एक फिक्स डायरेक्शन में लगाते हैं साउथ की तरफ, एक तो ट्रू साउथ की तरफ लगाना है। दूसरा, उसका टिल्ट एंगल जो आइडियल एवरेज माना जाता है 10 से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह वो लगाता है तो आपका जनरेशन अच्छा आएगा। उसके अलावा आप कुछ चीजों पे और ध्यान दीजिए, सेफ्टी पैरामीटर्स पे। एक तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, कि जो मॉड्यूल लग रहा है जब हम घर पे लगाते हैं तो मैक्सिमम जगह पे हम ये देखते हैं कि भाई मेरी छत खराब नहीं होनी चाहिए। आप 300 mm 1 मीटर पे नहीं लगाएंगे, उससे छत खराब होगी। आप घरेलू सिस्टम हमेशा हाई राइज लगाया जाता है, जिससे कि आपके नीचे की जगह यूज में आ खाली जाए। है, जी जी। तो आप तो आप ध्यान दीजिए कि वहां पे आपकी छत पे ग्राउटिंग ठीक से हुई है, फास्टनर्स लगाए हैं, केमिकल फास्टनिंग करी है, और जो जो पिलर्स जो लगाए हुए हैं वो कैसे हैं, फाउंडेशन किस तरह की है। ये तो हो गया आपका मजबूती, जो 25 साल तक उस सिस्टम को खड़ा करके रखेगी, आंधी तूफान से बचाएगी। दूसरा, आपको ध्यान देना है सेफ्टी पैरामीटर्स का, कि आपकी अर्थिंग ठीक से हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर अर्थिंग हुई है कि नहीं हुई है। आप एटलीस्ट उस इंस्टॉलर से एक बार बात करिए, इन चीजों को बोलिए, उसे समझ में आएगा कि हाँ आपने कुछ स्टडी करी हुई होगी इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, तो वो उस चीज का ध्यान रखेगा। क्योंकि कई बार सेफ्टी पैरामीटर्स नहीं होने से दो चीजें होती हैं। एक तो आपको नुकसान हो सकता है, जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट लीकेज और इस तरह की चीजें। दूसरा, आपको वारंटी नहीं मिलती है अगर आपके इन्वर्टर की अर्थिंग ठीक नहीं है। जब आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आया, आप जब कंपनी को बोलेंगे, वो आपसे यही डिटेल्स, कुछ डिटेल्स मांगते हैं, आपने सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान रखा है कि नहीं। अगर नहीं रखा है तो वो वॉइड हो जाती है। बड़े बड़े प्लांट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, कई जगह ऐसा देखने में आया कि बिल्कुल नौसिखिए से जो इंस्टॉलर होते हैं, कई बार जब वो O&M कर रहे होते हैं, पैनल क्लीन कर रहे होते हैं, या फिर इंस्टॉल ही कर रहे होते हैं, वो पैनल के ऊपर वेट रखते हैं, मतलब पैर रख दिया, किसी तरह से वजन रख दिया। भले ही वो टफन ग्लास ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अंदर जो सेल है उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, जो आपको तुरंत नहीं दिखेंगे, आपको जनरेशन ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन अ, समय पास जैसे जैसे होता जाएगा वो आपको दिक्कत देगा, वो जनरेशन आपका कम हो जाएगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखिए, जब इंस्टॉलेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। जब टेम्परेचर जो है वो 45, 48, 50 डिग्री तक पहुंच रहा है देश में,
और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत रेगुलर फीचर हो जा रहा है समर्स में। ऐसे में सोलर पैनल्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे मतलब कैसे उनका ख्याल रखा जाए? बिल्कुल। देखिए, सोलर पैनल की जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उससे हम उसकी जनरेशन का पता करते हैं, जो कि इरेडियंस वर्सेस वो कितना हमें जनरेट करके दे रहा है। और जो एफिशिएंसी लिख के आती है डेटा शीट में, वो होती है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे। जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है जहां पे कि सेल का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। और जब जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, 50 डिग्री या 50 डिग्री तक जा रहा है, 40 जा रहा है, वो भी हम सेल टेम्परेचर नहीं, वो हम बात कर रहे हैं एम्बियंट टेम्परेचर की। सेल टेम्परेचर हमेशा एम्बियंट टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा, +5% +7% जाएगा। वो जिस कंडीशन में लगा होता है, अगर पैनल लगा हुआ है, मान लीजिए टिन शेड पे लगा हुआ है और वहां पे वेंटिलेशन नहीं, जो टिन की जो गर्मी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो भी उस सेल के टेम्परेचर में एड ऑन हो जाएगी। अगर एम्बियंट टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है तो सेल का 60 चला जाएगा और वो पैनल डिग्रेड करना शुरू करता है। आइडियल चीज है 25 डिग्री सेल टेम्परेचर, इसके ऊपर जैसे ही वो जाएगा वो डिग्रेड होना चालू कर देता है। अगर एम्बियंट टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए 50-55 डिग्री तक चला गया, तो आप मानिए कि सेल का टेम्परेचर उससे भी +7, 8, 10 डिग्री जाएगा, जहां पे वो जनरेट करना खत्म कर देता है, जनरेशन नहीं होता है। उसके रीजंस होते हैं, एफिशिएंसी लॉस एक तो डायरेक्टली हो गया कि भाई वोल्टेज कम जनरेट होगा, रेजिस्टेंस एक पैदा हो जाता है, जो जो सेल्स होते हैं अंदर उनमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जिससे कि करंट कम फ्लो करता है, वोल्टेज कम बनता है और उससे उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। इससे सोलर पैनल्स को कैसे बचाएं? अब मेरे घर में मैंने अगर सोलर पैनल लगा लिया है ऑलरेडी और वो उन कंडीशंस में लगा हुआ है, तो सोलर पैनल्स को सेव कैसे करें, कैसे उसकी एफिशिएंसी बरकरार रख सकते हैं? टेम्परेचर हमेशा धीरे धीरे जब नीचे गिरता है या धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो किसी चीज को कम नुकसान पहुंचाता है। यानी कि थर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो थर्मल स्ट्रेस कम रहेगा। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं करें कि टेम्परेचर ज्यादा है तो हम हमें ऐसा लगे कि हम इसको अगर धुल दें, पानी डाल दें तो शायद ये ठीक हो जाए। कभी भी ऐसा कभी भी नहीं करना है। जहाँ जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो कभी भी उसको क्लीन नहीं करना है। उससे क्या होगा, बहुत तेजी से थर्मल स्ट्रेस आएगा और न सिर्फ पैनल की एफिशिएंसी बल्कि उसके ग्लास को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं करें। ये हमें जब हम मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे होते हैं सबसे पहली चीज तब ध्यान में रखनी है कि हमने किस हाइट पे लगाया हुआ है, क्या नीचे स्पेस है वेंटिलेशन के लिए, हमने ध्यान में रखा हुआ है। भाई सीधी बात है, शेडेड एरिया में तो लगा नहीं सकते, लगाना तो डायरेक्ट सनलाइट में ही है और वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमें सुबह और शाम में एक तो पैनल को क्लीन करके रखना है। मतलब आप वीकली या 2 वीक में एक बार क्लीन जरूर करिए। जब टेम्परेचर बढ़ता है और उसके ऊपर अगर डस्ट भी बढ़ा होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो डबल इम्पैक्ट करता है, ज्यादा नुकसान करता है उस मॉड्यूल को। एक तो पैनल क्लीन होना चाहिए, नीचे से वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरा, हम जब छत पे पैनल लगाते हैं, मान लीजिए कई सारी जगह पे 300 mm 1 फीट की हाइट पे लगा होता है, वहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि जो टाइल्स लगी होती हैं आजकल वो रिफ्लेक्टिव टाइल्स आती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सतह है छत की वो गर्म नहीं होती है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरफ से भले ही हीट आ रही हो बट वो रिफ्लेक्ट होके दो तरफ से उसको इम्पैक्ट नहीं करती। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो हम इससे बचा जा सकता है। मुझे लगता है हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, पूरी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं कि सोलर पैनल अगर वो अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, और अगर उन्होंने सोलर पैनल लगाया है, लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा समय निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।